कोई भी कभी पूरी तरह से ये नहीं समझ पाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई कभी समझे भी नहीं। उस रात उस घर में इन बच्चों पर जो बर्बरता हुई, उसकी असलियत क्या थी? अभी जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि किंग रोड के उस घर में कितनी भयानक घटना हुई थी और मैटी, केली, ईथन, जाना ने क्या-क्या सहा। हम इन रिपोर्ट्स को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनमें एक से ज्यादा हत्यारों के शामिल होने के दावों के बारे में कुछ बताया गया है। लॉ एंड क्राइम में स्वागत है। मैं अंजनीत लेवी हूँ। आप जानती हैं ब्रायन कोबर्गर को बोइस आइडाहो की एक अदालत में जाकर अपना दाहिना हाथ उठाकर सच बोलने की कसम खाए लगभग 1 साल हो गया है। ये 2 जुलाई 2025 थी और लगभग 3 साल तक अपनी बेगुनाही बनाए रखने और शुरू में ये दावा करने के बाद कि वो बरी होने का इंतजार कर रहे हैं, कोबर्गर ने मैटी मोगन, केली गोन्साल्वेज, ईथन चेपन और जाना कुर्नोतल की हत्या करने की बात कबूल कर ली। हमने इस मामले पर लॉ एंड क्राइम पर कई बार बात की है, मैं गिन नहीं सकती। कोबर्गर ने कहा उसने ही किया। उसने लाटा काउंटी के अभियोजक बिल थॉम्पसन द्वारा पढ़े गए तथ्यों के बयान से सहमति जताई। कोबर्गर ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई, उसने कोई डगमगाहट नहीं दिखाई। कोबर्गर ने 2022 की शुरुआत में के बार चाकू का म्यान और शार्पनर खरीदा और इसे पूरे देश में लेकर घूमता रहा और 13 नवंबर 2022 को उसने माना कि वो किंग रोड पर उस घर में घुसा और 4 कॉलेज छात्रों को चाकू मारकर मार डाला। कोबर्गर के दोष स्वीकार करने और सजा सुनाए जाने के करीब 1 साल बाद अब हमें मैडी, केली, ईथन और जाना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मिल रही है। ये रिपोर्टें दिखाती हैं कि उन 4 छात्रों ने कितना भयानक दर्द सहा, ये कल्पना से भी परे है। स्पोकन काउंटी की मुख्य चिकित्सा परीक्षक डॉक्टर वीनस सिंह ने सभी 4 छात्रों का पोस्टमार्टम किया था और वो अभियोजन पक्ष के लिए विशेषज्ञ गवाह के रूप में गवाही देने के लिए तैयार थीं। अभियोजकों ने विशेषज्ञ संबंधी प्रकटीकरण में लिखा, ये अपेक्षित है कि डॉक्टर सिंह गवाही देंगी कि केली गोंजालेस, जाना कुर्नोतल और मैडिसन मोगन ने अपनी मृत्यु से पहले उन पर किए गए घावों के कारण अत्यधिक दर्द और या पीड़ा झेली थी। ये अपेक्षित है कि डॉक्टर सिंह गवाही देंगी। ईथन चेपन ने भी अपनी मृत्यु से पहले उन पर किए गए घावों के कारण अत्यधिक दर्द और या पीड़ा झेली थी, लेकिन ये अन्य मृतकों की तुलना में कम थी। और डॉक्टर सिंह गवाही देने के लिए तैयार थीं कि सभी 4 पीड़ितों पर किए गए घाव एक के-बार चाकू से मेल खाते हैं, जो ब्रायन कोबर्गर के पास भी था। अभियोजकों ने लिखा, डॉक्टर सिंह अपना मत देंगी कि गोंजाल्वेस के घाव एक धारी या 2 धारी चाकू से मेल खाते हैं, जो इन घावों का कारण हो सकता है। डॉक्टर सिंह अपना मत देंगी कि खेबार यूएस मरीन कॉर्प्स का पूर्ण आकार वाला लड़ाकू चाकू का इस्तेमाल उन चोटों के साथ मेल खाता है जो देखी गई हैं। डॉक्टर सिंह ने ईथन चेपन पर मिले कुछ खास घावों पर अन्य निष्कर्ष निकाले। इसके अलावा डॉक्टर सिंह इस बारे में गवाही देंगी कि चेपन पर इस्तेमाल की गई चाकू में ब्लेड गार्ड होने के संकेत मिले हैं। डॉक्टर सिंह अपनी राय देंगी कि चेपन के घाव एक धारी चाकू से मेल खाते हैं, यानी घावों का स्रोत वही चाकू है। डॉक्टर सिंह अपनी राय देंगी कि खेबार यूएस मरीन कॉर्प्स का पूर्ण आकार वाला लड़ाकू चाकू का इस्तेमाल देखे गए घावों के अनुरूप है। और इन रिपोर्टों में बहुत कुछ और भी है, जिसमें ये जानकारी भी शामिल है कि संभवतः 2 चाकुओं का इस्तेमाल किया गया था। तो मैं सच में चाहती थी कि कोई विशेषज्ञ इन ऑटोप्सी रिपोर्ट्स और विशेषज्ञ निष्कर्षों को विस्तार से समझाए, और इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता जोसेफ स्कॉट मॉर्गन से। वो फोरेंसिक डेथ इन्वेस्टिगेटर और पॉडकास्ट बॉडी बैग्स के होस्ट हैं। इसे सुने। जोसेफ, यहाँ आने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं ऑटोप्सी रिपोर्ट्स पर आपकी राय चाहती हूँ। हमें नहीं लगा था कि ये रिपोर्ट्स कभी देख पाएंगे, क्योंकि ये वॉशिंगटन में सील हैं। स्पोकन काउंटी ने ऑटोप्सी की थी। मॉस्को उन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स के बारे में आपकी कुल मिलाकर क्या राय है? बहुत ही विस्तृत। डॉक्टर सिंह, जब मैं इन्हें पढ़ रहा हूं और यह इतने लंबे समय से चल रहा था, जैसे आपने कहा था, अंजनेट, हमें नहीं लगा था कि हम इन्हें देख पाएंगे। मैंने सोचा था कभी होगा, लेकिन जब दस्तावेजों का ढेर आया और आपने संपर्क किया तो मैं हैरान रह गया कि ये सच में है। लेकिन डॉक्टर सिंह ने
वहां अपनी सुविधा में अवशेषों का जो मूल्यांकन या पोस्टमार्टम किया है, उसमें उन्होंने बहुत शानदार काम किया है, मेरी राय में। और यही एक अच्छे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की निशानी है। अगर एक आम आदमी बैठकर उससे पढ़ सके और चोटों की प्रकृति के बारे में समझ सके, Um, व्यक्ति की स्थिति, मौत से पहले एंटीमॉर्टम और मौत के बाद पोस्टमार्टम, दोनों में इसे इस तरह से पेश करें, क्योंकि आप जानते हैं, जब आप ऑटोप्सी रिपोर्ट्स देखते हैं तो ये रिपोर्ट्स साथी डॉक्टरों के लिए नहीं बनाई जाती हैं। इन्हें एक वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक रिपोर्ट के रूप में तैयार किया जाता है, जिसका फॉरेंसिक महत्व होता है। अगर आप कोर्ट जाते हैं, जब आप इसे जूरी को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं और जूरी के पास पैथोलॉजिस्ट जैसी खास शिक्षा नहीं होती, तब भी वे इसे समझ सकते हैं। और आप जानते हैं, मेरे लिए इसे पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि डॉक्टर सिंह गवाही के दौरान बहुत प्रभावशाली होती। वह यहाँ बहुत ही विस्तार से गई हैं। उन्होंने चोटों को ऐसे समझाया कि हम उन्हें सही से समझ सकें। चूंकि ब्रायन कोबर्गर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, मेरा मतलब है वो कोर्ट में आए और कहा, हाँ मैं दोषी हूँ। जज ने सीधे उनसे पूछा, क्या आप इसलिए दोष स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि आप वास्तव में दोषी हैं? और उन्होंने कहा, हाँ। उन्होंने कहा कि वही दोषी हैं। और जब से ये हुआ है, आप जानते हैं, पिछले कई महीनों, कई हफ्तों में लोग हर जगह से सामने आ रहे हैं। एक डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर टर्वी ने कहा, आप जानते हैं, इसमें 2 हत्यारे और 2 हथियार होने चाहिए थे। और आप जानते हैं, 2 चाकू असल में। मैंने क्रिस विटकॉम का इंटरव्यू लिया। उन्होंने एक किताब लिखी और डॉक्टर टर्वी के साथ उस पर काम किया, जिसमें कई दस्तावेजों का हवाला दिया। वे आश्वस्त हैं कि ये ब्रायन कोबर्गर ने नहीं किया। लेकिन मैं आपको कुछ पढ़कर सुनाना चाहती हूँ, जो डॉक्टर सिंह का जाहिर तौर पर एक विचार था, जिस पर वे गवाही देने वाली थीं अगर ये मामला ट्रायल तक जाता। और अब मुझे समझ आ रहा है कि 2 हथियार, 2 हत्यारे वाली बात कहाँ से आ रही है, और हम इसे स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। डॉक्टर सिंह अपना ये मत देंगी कि क्रोनोडल के घाव एक सिंगल एज्ड और या डबल एज्ड चाकू से मेल खाते हैं, यानी घावों का स्रोत यही हो सकता है। इसके अलावा चाकू का हैंडल और या नोक कुर्नोटल के चेहरे के कुछ घावों पर दिखाई देने वाले दांतेदार निशान का कारण हो सकते हैं। डॉक्टर सिंह का मानना है कि ये दांतेदार निशान कुर्नोटल के लड़ने या चाकू को पकड़ने या छूने या चाकू पकड़ने वाले हाथ को छूने के कारण हो सकते हैं, जिससे ये चोटें आई हैं। डॉक्टर सिंह अपनी राय देंगी कि यूएस मरीन कॉर्प्स के फुल साइज K-bar फाइटिंग नाइफ का इस्तेमाल देखी गई चोटों के अनुरूप है। इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी तौर पर 2 चाकू इस्तेमाल हुए थे, या 2 हत्यारे थे, या 2 हथियार थे। नहीं, ऐसा नहीं है। और हम में से जो लोग अपनी पूरी जिंदगी मेडिकल लीगल फील्ड में काम कर चुके हैं, हम चोटें देखते हैं, और खासकर इस तरह की गतिशील घटना में हम समझते हैं कि ये चीजें अलग थलग नहीं होती। ठीक है, आपके पास ऐसे लोग हैं जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपके पास ऐसे व्यक्ति हैं जो वापस लड़ रहे हैं, आपके पास एक अपराधी है जो नरसंहार के बीच में है। ये कोई क्लिनिकल चीज नहीं है जैसे सर्जरी। ठीक है, तो आइए हम इस भ्रम से बाहर निकलें कि आप जानते हैं, आप सोचते हैं कि आप कोई आकलन कर सकते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि 2 अपराधी हैं या कई हथियार हैं, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हकीकत नहीं है। अब ये बचाव पक्ष का काम है। ठीक है, बचाव पक्ष का काम उचित संदेह उठाना है ना? हमारा सिस्टम ऐसे ही चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप उस चाकू की प्रकृति के बारे में सोचना शुरू करते हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इस हथियार के बारे में, इस K-bar के बारे में, तो यह एक युद्ध का हथियार है, ठीक है? और इस हथियार की सतहें हैं, वे स्थिर नहीं हैं। एक तरह से वे स्थिर हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि इसमें एक ही धार है। ब्लेड का सिरा थोड़ा घुमावदार होता है, इसमें एक ब्लड ग्रूव होता है, इसमें एक कुंद किनारा भी होता है, फिर इसमें एक हैंडगार्ड होता है,
इसमें एक टेक्सचर्ड हैंडल भी है जिस पर ग्रूव्स लिपटे हुए हैं। और वैसे अगर आप इस चाकू को उसके सिरे पर पलट दें, इसका पिछला सिरा हथौड़े की तरह इस्तेमाल हो सकता है। मैं सभी को सलाह दूंगा कि इसे देखें और इसके कई उपयोग समझें। इसीलिए इसे मिलिट्री यूटिलिटी नाइफ कहते हैं, क्योंकि मरीन ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध से पहले विकसित किया था और तभी ये सेवा में आया। उन्हें पता था कि हमारे जो लोग लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें ऐसी चीज की जरूरत होगी जिससे वे डिब्बे खोल सकें, ठीक है? जिससे वे चीजों को उखाड़ सकें। अगर वे मोर्चा बना रहे हैं, तो वे इससे चीजों को काट भी सकते हैं। और वैसे वे इस चीज से असली ट्रेंच वॉरफेयर भी कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ हैंडल का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप चाकू को पकड़ रहे हैं, तो आप इससे इस तरह मुक्का भी मार सकते हैं। आप इसे पलट भी सकते हैं। आप इससे हथौड़ा भी चला सकते हैं। आप इसे फिर से पलट सकते हैं। आप इससे छुरा घोंप सकते हैं। आप इससे काट सकते हैं। अगर कोई हमला कर रहा है, तो आप इससे बचाव भी कर सकते हैं। तो और आप सोचिए कि वह दृश्य उस घर के अंदर कैसा दिखता होगा। कम से कम कहें तो वहां खून की नदियां बह रही होंगी। ये सब कुछ ऐसे ही अचानक नहीं हुआ। तो अगर आप कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप यही निष्कर्ष निकालेंगे कि इसमें एक से अधिक हथियार शामिल थे। इसे साबित करने के लिए आपको और मेहनत करनी होगी। और एक हथियार या एक हत्यारा एक से अधिक हथियार इस्तेमाल कर सकता है। मेरा मतलब है ये मुट्ठी भी हो सकती थी। भले ही चाकू को हथौड़े या पंचिंग डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया गया हो, फिर भी आप और भी चीजें कर सकते हैं। हाँ, ये मुमकिन है। उस व्यक्ति ने अपने साथ कोई और हथियार भी ला सकता था। लेकिन आप जानते हैं, उनकी यही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। आप जानते हैं, हम फिर से म्यान की बात करते हैं, है ना? म्यान वहां बेडरूम में मिला था और जाहिर है वो पहचान करता उसे फिर से के बार से जोड़ देगा, है ना? ठीक है, हमारे पास चाकू नहीं है, तो आपको ये समझना होगा। मुझे नहीं पता हमारे पास या उनके पास कभी चाकू होगा या नहीं, ठीक है? लेकिन आपके सामने जो सवाल है, वो ये है, क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई चाकू, जैसे कि केबार चाकू, इस म्यान में फिट हो सकता है? ठीक है। क्या ये मुमकिन है कि इसका इस्तेमाल इन चारों पीड़ितों को ये सारी चोटें पहुंचाने के लिए किया गया हो? और इसलिए आप जानते हैं, मैं फिर से उस शब्द पर लौटा हूं, डायनामिक। आप जानते हैं, इनमें से कोई भी बच्चा जरूरी नहीं कि एक ही जगह रुका रहे जब ये सब हो रहा हो। आप जानते हैं, उनमें एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है जो एक्टिवेट हो जाता है। वे ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है। वे रिएक्ट कर रहे हैं, वे दर्द पर रिएक्ट कर रहे हैं। हर बार जब चाकू शरीर के किसी खास हिस्से में घुसता है, जब तक वो इंसान मरा नहीं है, दर्द का सेंटर एक्टिवेट होगा। तो वे मुड़ेंगे, वे घूमेंगे, वे, आप जानते हैं, वे रास्ते में कई तरह की दिशाओं में हाथ पैर चलाएंगे। तो वे उस मायने में प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई व्यक्ति बस यूं ही वहां है। वे कहीं किसी कागजी निशाने की तरह नहीं खड़े हैं, जिसमें आप चाकू घुसेड़ रहे हैं और वे कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। वो तो बिल्कुल। जाना, मेरा मतलब है हमें पता है कि वो जाग रही थी और लड़ रही थी। और उसने, आप जानते हैं, उन्होंने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या कम से कम उसका सारांश ये दिखाता है। उसके शरीर पर 23 घाव थे, उसकी खोपड़ी, चेहरे और गर्दन पर। उसके सीने और पेट पर 7 घाव थे। आप जानते हैं, उसकी पीठ पर चीरे और छेदन के घाव थे। मेरा मतलब है निचले अंगों सहित हर जगह। मेरा मतलब है, इस बेचारी लड़की ने अपनी जान बचाने की कोशिश में बहुत ज्यादा तकलीफ सही। अब मैं खेली की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों ने खेली की चोटों और उनकी गंभीरता के बारे में बहुत कुछ कहा है। वो मैरी के पास बिस्तर पर थी। वे बहुत अच्छी दोस्त थीं। मैरी ने भी काफी तकलीफ सही थी, पर केली को कुछ ऐसी चोटें थीं जिनकी ओर लोगों ने ध्यान दिलाया। डॉक्टर सिंह गवाही देने वाले थे कि उसके मुंह पर कोई अज्ञात वस्तु रखी गई थी। ऐसा लगता है कि जब वो सो रही थी, तब उसके मुंह में एक फिक्स्ड रिटेनर भी था और उसके दांत टूटे हुए थे।
और केली इसमें लिखा है कि उसे नाक और गालों पर खरोंचें आई थीं, आंखों के आसपास नील पड़े थे। ये सब बहुत भयानक था और डॉक्टर ने कहा कि उसके मुंह पर भी वो अज्ञात वस्तु रखी गई थी। आप क्या सोचती हैं कि वो क्या हो सकता था? मैंने कुछ समय से ये माना है कि ये बहुत अच्छी तरह से चाकू का हैंडल हो सकता था। यह चाकू पर अपराधी की पकड़ हो सकता था, जैसे इसे इतनी ताकत से रखा जा रहा है कि चाकू से उसे रोका और पकड़ा जा सके। कम से कम इतनी ताकत से कि इस तरह की चोट पैदा हो सके। और आप जानते हैं, ये चोट इस बात का सबूत है कि वहां बचाव या प्रतिरोध हुआ था। ये वहां एक पैटर्न बनाता है जो स्पष्ट रूप से मृत्यु से पहले की स्थिति है। यह मृत्यु के बाद की चोट नहीं है। और फिर उसके मुंह में ये तबाही है, जहां उसके दांत ढीले हो गए हैं। मुझे लगता है कि उसके चेहरे की हड्डियों में फ्रैक्चर हैं। आप जानते हैं, और ये वाकई वाकई um, ये दिखाता है कि ये हमला कितना क्रूर था। अब आप कह सकते हैं कि कई तरह के व्यवहार देखकर लगता है, हाँ, शायद वही निशाना थी। यही सबसे करीब की बात है। आप कहेंगे शायद वही निशाना थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे नहीं पता उस घर में असल निशाना कौन था। मुझे लगता है ये बातें ज्यादा अनुमान हैं। लेकिन आप बस यही कर सकते हैं कि उस बर्बर हमले में जो चोटें आईं, उन्हीं पर वापस लौटें। हमने जाना के बारे में बात की थी कि वो प्रतिक्रिया देने वाली थी। केली, आप जानते हैं, मूल रूप से इस जगह पर फंसी हुई थी। और भगवान ही जानता है कि अपराधी ने, आप जानते हैं, खास तौर पर उस पर कहर क्यों बरपाया। लेकिन यह एक विनाशकारी घटना थी। आप जानते हैं, वो जिस भी हथियार से है, उससे उसकी चेहरे को पूरी तरह से तबाह कर रहा है। मैं अभी मानता हूं कि ये एक केबार है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका इस्तेमाल किया जा रहा है नहीं, इसका इस्तेमाल एक धारदार हथियार के रूप में किया जा रहा है। लेकिन इसका इस्तेमाल एक कुंद हथियार या कुंद प्रहार वाले हथियार के रूप में भी बार बार किया जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ताकत लगती है और किसी व्यक्ति को इस तरह स्थिर स्थिति में पकड़कर दबाकर रखना पड़ता है ताकि आप um, उसकी शारीरिक संरचना को वैसा नुकसान पहुंचा सकें। क्या ये संभव है कि कैली मैडी पर हुए हमले के दौरान जाग गई हो, क्योंकि मैडी बिस्तर के बाहरी हिस्से के करीब थी? और फिर कुछ ऐसा हुआ जहां उसने वापस लड़ने की कोशिश की या कुछ किया, और इसी वजह से हम दम घुटने के लक्षण देखते हैं। शायद उससे पहले सीने में चाकू मारा गया और फिर वो दम घुटने लगी क्योंकि कोई उसके मुंह पर कुछ दबाने की कोशिश कर रहा था। क्या ये संभव है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल संभव है। अगर मुझे सही याद है तो उन्होंने बताया था कि डॉक्टर सिंह ने यह भी उल्लेख किया था कि वहां सूखा झाग था, जो आप कई बार देखते हैं। uh, अगर आप बियर के झाग के बारे में सोचें, ठीक है, अगर आप सांस लेने में तकलीफ में हैं, तो आपके मुंह से ऐसा झाग जैसा पदार्थ निकल सकता है। हम देखते हैं कि कई दम घुटने की मौतों में ऐसा होता है, और कुछ हिस्सा दबाव के कारण भी हो सकता है। जब किसी को नीचे दबाया जाता है, आप उनकी छाती के उठने गिरने की क्षमता को रोक रहे हैं, खासकर अगर उस पर वजन रखा गया हो। आप शायद उसे एक जकड़ने वाला हाथ से जगह पर पकड़े हुए हैं, जैसे गले के चारों ओर सी क्लैंप की तरह, इस तरह कुछ समय के लिए गला दबा रहे हैं। शायद जब शरीर के किसी हिस्से पर हमला हो रहा था, आप मुंह ढक रहे थे। श्वसन तंत्र कई तरीकों से बाधित हो सकता है। और फिर ये तो छोड़िए, आप शरीर में एक ब्लेड भी घुसेड़ रहे हैं, तो शरीर वैसे ही प्रतिक्रिया करेगा। हाँ, मुझे लगता है कि यह संभावना है कि वह जाग गई होगी। मैडी को भी कई बार चाकू मारा गया था, खासकर उसके चेहरे पर। मेरा मतलब है, ये बहुत घिनौना है, बहुत बीमार करने वाला है। जानती हो, बेचारी मैडी, और वो बहुत नशे में थी। उसके रक्त में अल्कोहल का स्तर बहुत ज्यादा था, 0.282।
और जानती हो, डॉक्टर की भी यही राय थी कि उसकी चोटें कई बार चाकू से मेल खाती हैं। ऐसा लग रहा था कि उसे नहीं लगता था कि मैडी में वापस लड़ने की ताकत थी। ये बात हमने कुछ और दस्तावेजों में भी पढ़ी थी। हाँ, जब आप देखते हैं तो आप मैडी के कद के बारे में सोचते हैं। वो काफी छोटी कद की है ना? और फिर आप उसके बीए स्तर के बारे में सोचते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूं कि डॉक्टर सिंह इस नतीजे पर क्यों पहुंच सकते हैं। आप जानते हैं, जो कि मैडी होती, यह सच में किसी सपने जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन वो, आप जानते हैं, उस समय जब आपका बीए इतना ज्यादा हो और कोई आपको हमला कर रहा हो, एक लौती चीज जो उस समय काम आ सकती थी ताकि आप और ज्यादा प्रतिक्रिया दे सकें, वो था एड्रेनलिन रश। अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो हो सकता है कि वो बस वहीं पड़ी रही हो। हमें हमें नहीं पता। लॉरा ही जानती है ना? हमें कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि वो वाकई में, आप जानते हैं, बिल्कुल एक बिल्ली के बच्चे की तरह असहाय हो सकती थी। ये बस बहुत भयानक है। बेचारे ये सारे बच्चे, लेकिन मैरी बस सबके लिए ये बहुत भयानक है। आखिरकार ईथन को ऐसा लगा कि उससे कम चाकू के घाव आए थे। डॉक्टर सिन गवाही देने वाले थे कि मैरी, जाना और केली ने मरने से पहले बहुत तकलीफ झेली और बहुत दर्द सहा। ईथन ने भी दर्द सहा, लेकिन उतना नहीं जितना बाकी लोगों ने सहा। डॉक्टर सिंह ने पाया कि उसके चेहरे और गर्दन पर 4 चाकू के घाव थे। ऊपरी छाती पर 1 चाकू का घाव था। ऊपरी अंगों पर 6 चीरे जैसे घाव थे और फिर निचले अंगों पर 6 चाकू के घाव और चीरे जैसे घाव थे। और फिर इससे जुड़ी अन्य चोटें भी थीं, जिनमें जगलर नस, सबक्लेवियन नस और सबक्लेवियन धमनी में छेद होना शामिल था। मेरा मतलब है, सिर्फ ये चोटें ही, जुगुलर और सबक्लेवियन धमनी की, मेरा मतलब है ये तुरंत जानलेवा हो सकती हैं, है ना? काफी करीब। असल में, हम जानते हैं कि, बस लोगों को एक संदर्भ देने के लिए, हम जानते हैं कि कॉर्टनी क्लिनिक केस है। अभी वो मामला काफी तेजी से बढ़ रहा है और उस खास केस में एक मुद्दा ये है कि टोबी, जो पीड़ित है, उसकी सबक्लेवियन धमनी कट गई है और वो बहुत बड़ा आदमी है ना? और वही एक चोट थी और वो बस धीरे धीरे बेहोश हो गया। तो अगर इन संरचनाओं पर कई बार चोट लगती है तो लोगों को ये पता होना चाहिए। खासकर सबक्लेवियन की बात करें तो हम सबक्लेविकुलर की बात कर रहे हैं, जिसका मतलब है क्लेविकल, यानी हमारी कॉलर बोन के नीचे। अगर आप इसे यहीं महसूस कर सकते हैं तो ये मुख्य रक्तवाहिका सालों साल यहीं से होकर गुजरती है। यही वो जगह है जहां मेडिकल प्रोफेशनल्स, जिसे सेंट्रल लाइन कहते हैं, सेटअप करते हैं ताकि आपके पास एक पोर्ट यहीं हो और आप तुरंत दवाइयां इंजेक्ट कर सकें। अब वो लोग इससे काफी हद तक दूर हो गए हैं, लेकिन इससे दवा सीधे सिस्टम में चली जाती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक मुख्य रक्तवाहिका है। तो जब इसे क्लिप किया जाता है और साथ ही जुगलर वेन को भी क्लिप किया जाता है, तो ये संरचनाएं अपने आप में किसी को बहुत जल्दी बेहोश कर सकती हैं। बहुत भयानक, बहुत भयानक। उन्हें बेरहमी से मार डाला गया। इसे बयान करने का और कोई तरीका नहीं है। मेरा मतलब है, उन्हें बस कत्ल कर दिया गया। कुछ मायनों में मुझे हैरानी है कि उन्होंने प्ली डील पर सहमति दे दी और राज्य तैयार हो गया। लेकिन मैं दोनों पक्षों की बात समझ सकती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि गोंजालेस परिवार अभी भी इतने परेशान क्यों हैं और इन ऑटोप्सी रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद इस मामले में मृत्युदंड क्यों चाहते थे। हाँ, परिवारों के लिए आप सच में कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते जो उनके दर्द को कम कर सके। और हाँ, मैं समझता हूं, आप जानते हैं, क्योंकि मेरी नजर से भी मैंने बहुत सारी ऑटोप्सी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। सालों से उन्हें पढ़ता आ रहा हूं और मेरी नजर में भी इस मामले में जो क्रूरता है, आप जानते हैं, वो मेरी समझ से भी परे है। आप जानते हैं, क्योंकि जब आप इसे बस लिखे हुए शब्दों के रूप में देखते हैं, लेकिन कोई भी कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी कभी न समझे। उस रात उस घर में इन बच्चों पर जो बर्बरता हुई, वो क्या थी?
आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। डॉक्टर साने ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप उस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत पेशेवर, शायद ये ज्यादा उपयुक्त शब्द है, व्यवस्थित। वो अपने माहौल में आराम से बैठ सकीं और इस पर सोच विचार कर सकीं और इसे बहुत संक्षिप्त और व्यवस्थित तरीके से रखा। इसीलिए मुझे लगता है कि वो गवाही देने के लिए एक जबरदस्त गवाह होती। और मैं समझ सकता हूं कि परिवारों को क्यों लगता है कि यहां न्याय नहीं हुआ। हाँ बस, आप जानते हैं, ये ऐसा है जैसे कोई अपील नहीं है। आप जानते हैं, और कम से कम यहाँ आपको किसी तरह का समाधान मिल गया। कोई जोखिम नहीं था। आपके पास दोष स्वीकार करने की दलील है, लेकिन मैं समझती हूँ। बिल्कुल भी कोई बयान नहीं हुआ जो मेरी नजर में, क्योंकि मैंने बहुत सारे मामलों को कवर किया है, शायद सबसे असंतोषजनक हिस्सा है। और मेरी संतुष्टि मायने नहीं रखती, लेकिन मैं बस, आप जानते हैं, बहुत सामान्य तौर पर मैं हमेशा बीटीके की ओर लौटता हूं। आप जानते हैं, बीटीके को अदालत में बयान देने के लिए मजबूर किया गया था और उसने दिया। और अगर आपने वो कभी नहीं देखा है तो वो सबसे डरावनी चीजों में से एक है जिसे आप देख सकते हैं, जहां वो हर केस को एक एक करके बताता है। और इस मामले में मुझे लगता है वहां बयान देना जरूरी था। मुझे समझ नहीं आता कि इसका वैसे उपयोग क्यों नहीं हुआ। शायद वे आगे कुछ और सोच रहे हों। मुझे नहीं पता वो क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि एक प्रॉफर, मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ, एक प्रॉफर के लिए उसे जांचकर्ताओं के साथ बैठकर कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं, इससे पहले कि आप मौत की सजा को हटाने के लिए तैयार हों। मैं जानती हूँ कि परिवार वाले अब भी जवाब क्यों चाहते हैं। मैं पूरी तरह समझ सकती हूँ। जोसेफ स्कॉट मॉर्गन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा सौभाग्य है, अंजनेट। बुलाने के लिए धन्यवाद। केली गोंजालेस के माता पिता ने हाल में कहा कि वे ब्रायन कोबर्गर से बात करना चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि उसने उनकी बेटी को क्यों मारा और उस पर क्रूरता क्यों की। उन्होंने उसकी याद में मर्डर हैज अ नेम नाम का फाउंडेशन बनाया है। वे अन्य परिवारों की मदद करना चाहते हैं ताकि वे उन्नत डीएनए परीक्षण के माध्यम से अपने प्रियजनों के हत्यारों की पहचान कर सकें। केली गोंजालेस ने 8 जून को अपना जन्मदिन मनाया होता, वो 25 साल की होती। अब वो हमेशा के लिए 21 की ही रह गई है। लॉ एंड क्राइम प्लस ऐप पर पूरी ऑटोपॉप्सी रिपोर्ट पढ़ें। बस लॉग इन करें, आपको ये केस फाइल्स मिल जाएंगी। लॉ एंड क्राइम एपिसोड यहीं खत्म होता है। मैं एंजनेट लेवी, साथ देने के लिए धन्यवाद। मैं अगली बार यहीं मिलूंगी।